एमपी में 2023 में होने वाले रण को लेकर भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। तैयारी सिर्फ जीत की नहीं बल्कि जीत से भी एक कदम आगे बढ़कर 51% वोट शेयर हासिल करने की है। 51% वोट के टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी का पूरा फोकस संगठन विस्तार और जनता से कनेक्ट करने पर है। इसको लेकर बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में 51% वोट शेयर हासिल करने की रणनीति बनाई गई। इसके अलावा सीनियर नेताओं को भी अलग अलग जिम्मेदारियां दी गयी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि 51% वोट शेयर हासिल करना हमारा लक्ष्य है। 51% वोट शेयर को नीचे तक केवल भाषणों में नहीं, केवल टारगेट नहीं, इसको पूरा करना। ये हम नीचे तक हमारे बूथ विस्तारक अभियान के माध्यम से बूथ का सशक्तिकरण, सक्षम बूथ बनाने का हमारा जो टारगेट है, उसमें हमारी ये जो लीडरशिप है, इस काम को इम्प्लीमेंट करने वाली लीडरशिप है, चिंता करने वाली लीडरशिप है, तो उनसे बातचीत समय समय पर होती है। तो 51% वोट से हम लगातार इस दिशा में हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसको हम जरूर पूरा करेंगे। भाजपा की मैराथन बैठकें और मिशन 2023 की तैयारी को लेकर कांग्रेस सवाल उठाती नजर आई। कांग्रेस की माने तो जनता बीजेपी की कथनी और करनी को समझ गई है। बीजेपी का संगठन डरा हुआ है, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, पूरी डामाडोल स्थिति हो गई भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में। तो कोई तो ऐसा वर्ग है ही नहीं जो इनके पीछे खड़ा हो, तो किस बात पे सरकार बनाएंगे। इसलिए सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में बनेगी। बीजेपी के मिशन 2023 को लेकर मैराथन मंथन से ये साफ है कि भाजपा 2018 की गलती से सीखकर इस बार किसी तरह से कांग्रेस को मौका देना नहीं चाहती। वहीं कांग्रेस सत्ता हासिल करने का ये मौका अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहेगी। सवाल वोट का है और वोट जरूरी है। ये वजह है कि दोनों दल वोट शेयर बढ़ाने की जुगत में हैं। देखना होगा कि किसका फॉर्मूला और रणनीति काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। भाजपा टारगेट 51 के लिए कैसे बढ़ाएगी जनाधार। बीजेपी के मैराथन मंथन पर कांग्रेस के सवाल कितने जायज। बीजेपी की तैयारी पर कांग्रेस के आरोप टशन या टेंशन। टीम वीडी नए टास्क को पूरा करने में कितनी होगी कामयाब। ये वो सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार देख रही है और उसे पूरा करने की कवायद कर रही है कि आखिर कैसे नए टास्क को पूरा करने के लिए कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाए, बूथ को मजबूत किया जाए, और इसके लिए लगातार मैराथन बैठकें भी हो रही हैं। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस की बात सुनी जाए तो उनका कहना है कि ये जो बैठकें हैं वो दरअसल डर की वजह से हो रही हैं। डर है वो मुद्दे जो इस वक्त जनता के बीच दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, और इसे लेकर कांग्रेस जो है वो जनता के साथ खड़ी हुई है। और ऐसे में जो जनाधार है, जो साथ है जनता का, वो कांग्रेस को मिलेगा, कमलनाथ को मिलेगा और एक बार फिर से सत्ता में वापसी कांग्रेस करेगी। लेकिन क्या कांग्रेस के लिए भी ये राह उतनी आसान होने वाली है? क्योंकि कांग्रेस के पास दिख रही है चेहरे की कमी, संगठन को मजबूत करने के लिए अभी एक लंबी दूरी, और साथ ही साथ कांग्रेस के पास फेस की मजबूरी जो चंबल में नजर आ रही है। और इसीलिए कांग्रेस ने वहां पर पहली बैठक करने के साथ ही संभागवार बैठकें करने का फैसला लिया है। लेकिन कांग्रेस की ये बैठकें क्या बीजेपी के संगठन को पूरे तरीके से टक्कर दे पाएंगी? क्योंकि कमलनाथ और बाकी दिग्गज नेता ये कह रहे हैं कि जो मुकाबला होना है वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से होना है। तो किसकी कितनी तैयारी है, इस पर बात करते हैं। मेहमानों से जुड़ते हैं। सुरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, बहुत स्वागत है। हमारे साथ अजीत सिंह भदौरिया जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ डॉक्टर दिव्या जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। बहुत स्वागत है। सवाल वैसे तो दिव्या जी आपसे ही करना चाहिए पहले, क्योंकि आपके यहाँ कई मुद्दे हैं जो इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि मुद्दे डिस्कस कम हो रहे हैं,
दरअसल ये डर है जिसकी वजह से इतना डिस्कशन हो रहा है। नाज़रीन जी, मुझे आप लोगों का एक टॉपिक नंबर 3 टशन और टेंशन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि टशन में कौन है और टेंशन में कौन है ये तो कांग्रेस ही समझ, मुझे लगता है उनको ज्यादा टशन भी है और टेंशन भी है। टेंशन इस बात का है क्योंकि उनके पास संगठन की बहुत कमी है, और संगठन की कमी कांग्रेस का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट है। आप अगर चेत भी जाते हो, आप अगर लगातार कोई एक बैठक लेने का भ्रम भी करते हो, कोशिश भी करते हो, लेकिन संगठन कहाँ से लाएंगे साहब? वो संगठन की जो एक प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी में है, जितना मर्जी कांग्रेस उंगली उठा ले और कह ले और बोल ले कि ये कर रहे हैं, इस तरह से करेंगे, बैठ के करेंगे, बैठ के करने से क्या होता है साहब? जो संगठन नीचे बूथ तक जाता है, जो कार्यकर्ता हम लोग काम करते हैं और जिस मुस्तैदी के साथ काम होता है, अभूतपूर्व काम है, जो अंदर जब तक सिस्टम में नहीं जाता उसको नहीं समझ में आता कि किस तरह से ये सिस्टम काम करता है। तो वो बैठकों का जो दौर होता है, ऊपर से एक एजेंडा मिलता है जो नीचे बूथ तक जाता है। ये जो संगठन की कमी कांग्रेस में है, आप बैठक कर लीजिए, लेकिन प्रॉब्लम फिर ये है कि 2 बड़े शीर्ष नेता, उसके बाद एक लंबी दूरी, कोई गैप, बहुत लंबा गैप है, तीसरा चौथा कोई नाम नहीं आता। और प्रॉब्लम ये है कि जो 2 शीर्ष नेता है वो किसी और को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, किसी को चेहरा नहीं बनाने देना चाहते। तो ना तो आपके पास चेहरा है, ना आपके पास संगठन है, आपकी अपनी गुटबाजी है। और जहां भारतीय जनता पार्टी के पास वो सबसे मजबूत गढ़ है संगठन का, उससे आपका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। तो कम से कम कांग्रेस बैठक करे, जरूर करे, प्रजातंत्र है, उनका काम है करना। चुनाव आएंगे तो आपको भी अपनी तैयारी लगेगी, लेकिन मुकाबला करना उनके लिए ऑलमोस्ट असंभव है, ऐसा मैं सिर्फ कह सकती हूँ। अजीत जी, क्या जवाब में कहना चाहेंगे, क्योंकि आप मुकाबले के लिए कमर कस रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पूरी फील्डिंग जमाई जा रही है। एक पद छोड़ दिया कमलनाथ जी ने इसीलिए कि संगठन को मजबूत करेंगे, लेकिन डॉक्टर दिव्या ये कह रही है कि आप बैठक भले कर लीजिए लेकिन मुकाबला नहीं कर पाएंगे क्योंकि कार्यकर्ता आपके पास नहीं है, उतना अच्छा नेतृत्व आपके पास नहीं है। देखिए, ये गलतफहमी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, और अफवाह फैलाने का काम ये लोग लगातार करते हैं। इनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, लगातार बोलते रहो, ये इनकी बेसिक ट्रेनिंग रहती है। तो उसी को आदरणीय दिव्या जी उस परिपाटी को आगे बढ़ा रही है, कहीं कोई नहीं। 2018 में भी इन्होंने इस तरीके की बातें की थी, शुरू पे छोड़ने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बारे में उस समय भी इतनी लंबी चौड़ी बातें हुआ करती। आदरणीय नाज़रीन जी, आपको संज्ञान में होगा कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने अपनी रथ यात्रा निकाली थी और आचार संहिता लग गई थी, तो 182 या 84 सीटों पर ही वो रथ यात्रा रुक गई थी। बिना सरकारी मदद के वो रथ यात्रा आगे तक नहीं बढ़ पाई थी। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन 0 सन्नाटा है। ये सत्ता के मद में इतने मदमस्त हो चुके हैं कि बिना सरकार के एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की आज ये स्थिति है कि अवैध शराब, अवैध राशन, गरीबों का राशन, जितने सारे सरकार से जुड़े हुए अवैध काम है वो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन प्रूफ है। अगर अभी सूची चालू कर दूंगा पढ़ना तो पूरा कार्यक्रम निकल जाएगा, पर वो सूची पूरी नहीं हो पाएगी आदरणीय नायक। जहां तक कांग्रेस के संगठन की बात है, कांग्रेस का संगठन पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमारे मंडलम सेक्टर स्तर तक पूरी कमेटियां बन चुकी हैं। आने वाले चरण में जो संभागीय बैठक होगी उसमें कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदेश प्रभारियों के साथ ब्लॉक लेवल पे जाके मंडलम सेक्टर में जिले के पदाधिकारियों को प्रभारी नियुक्त करके बूथ लेवल तक जाके कसावट को और मजबूत करेंगे। ये निश्चित रूप से कांग्रेस संगठन की एक प्लानिंग है और उसको मूर्त रूप दिया जाएगा आगे आने वाले समय में, क्योंकि राजनीतिक दल है, सामाजिक जीवन में आए हैं, चुनाव का सामना करना पड़ता है, तो सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तैयारी तो ठीक है। अजीत जी, एक सवाल ये भी है कि खास तौर से इसकी शुरुआत जो है बैठक की वो ग्वालियर चंबल से करने की वजह क्या है? क्या वहां पर वाकई ऐसा लग रहा है कि चेहरे की कमी भी है? और पिछले अगर हम बात करें उपचुनाव की 10 सीटें कांग्रेस के पास से निकल गई और इसलिए जरूरी हो जाता है जब सिंधिया नहीं है वहां पर तो एक ऐसा फेस कांग्रेस तैयार करे जो टक्कर दे सके बीजेपी को। देखिए आदरणीय नाज़रीन जी, मैं कांग्रेस का पूरे मध्य प्रदेश में सारे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिस संकल्प ले रखा है कि कमलनाथ जी को जो 2020 में
कमान तोड़ दी गई थी विकास की, मध्य प्रदेश की विकास की, उसको 2023 में पुनः स्थापित करना है सारे। जहां तक आप ग्वालियर चंबल अंचल की बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा फ्लैशबैक में जाऊंगा जब उपचुनाव हुए थे, थोड़ा सा आप मेरे को समय देना। मुरैना जिले में चुनाव हुए थे मेरे 4 विधानसभाओं, अंबा, दिमनी, मुरैना और जौरा में, जहां 2 कांग्रेस जीती, 2 भारतीय जनता पार्टी। भिंड जिले में 2 विधानसभाओं पे उपचुनाव हुए थे, जहां पे 1 कांग्रेस जीती, 1 भारतीय जनता पार्टी। ग्वालियर जिले में 3 विधानसभाओं पे उपचुनाव हुए थे, जिसमें 2 कांग्रेस जीती, 1 भारतीय जनता पार्टी। ऐसे शिवपुरी जिले में भी 1 कांग्रेस जीती, 1 भारतीय जनता पार्टी। तो ये सब चीजें लगातार ग्वालियर चंबल अंचल में, आदरणीय नाजनीन जी, कांग्रेस पार्टी ने लगातार टक्कर दी है। कहीं कुछ ऐसा स्पेस की बात या चेहरे की बात नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में चेहरा आदरणीय कमलनाथ जी का है, उनके स्वशासन का है। उन्होंने जो काम किए अल्प शासन काल में 15 माह के, उसको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन चल रहा है वर्तमान में, महंगाई, बेरोजगारी, गली गली शराब की दुकानें, आदिवासियों पे अत्याचार, जिन लोगों ने अत्याचार किए उन पे कोई कार्रवाई नहीं होना, ये सब चीजें लगातार चलती चली आ रही है। तो आम जनमानस कांग्रेस के साथ है आदरणीय नाजनीन जी। चलिए, तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भी पूरी तरीके से तैयार है। हमारे साथ सुरेश जी भी हैं। सुरेश जी, दोनों को आपने सुन लिया, बैठकें दोनों तरफ हो रही हैं, तैयारियां भी दोनों तरफ हो रही हैं, लेकिन एक बात जो आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक से निकलकर बाहर आई, वो वही पुरानी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद को ना है, लेकिन वक्त वक्त पे और बैठक के बाद इसका बाहर आना, जनता के बीच में आना, क्या लग रहा है आपको कि क्या ये मुद्दा बन सकता था जो ना बने? इसके लिए अभी से मंथन हो रहा है, अगर कोई नाराजगी होगी तो उसे समय रहते दूर कर लिया जाएगा? देखिए नाजनीन जी, एक बात मैं जिस बात से मैं शुरू करना चाह रहा हूं वो ये है कि आज मैंने भाजपा के एक ऐसे पुराने साथी की पोस्ट पढ़ी जिसमें उन्होंने ये कहा कि रज्जू भैया जो है, ये आवाज मेरे पास बैक आ रही है, इसको थोड़ा सा देखिए। हाँ, बोल नहीं पा जी जी। तो मुझे जो है वो पोस्ट मैंने जब पढ़ी तो उसमें ये कहा गया कि रज्जू भैया ने एक बार ये कहा था कि हम चाहे नए कार्यकर्ता जोड़ते चले जाएं, लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं को भूलना नहीं चाहिए। और ये जब प्रमुख लोगों के माध्यम से ये बात सामने आती है तो कहीं न कहीं एक कार्यकर्ताओं में असंतोष भाव दिखाई देता है जी। तो मुझे जानकारी जैसा लगी, आज जो बैठकें हुई हैं, दिव्या जी ने चाहे उनके बारे में तथ्यात्मक न बताया हो, लेकिन आज जो बैठकें हुई है उनमें नाजनीन जी, उन बैठकों में यही फीडबैक लिया गया है कि प्रशासनिक स्तर के अधिकारी किस प्रकार का काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को महत्व मिलता है कि नहीं मिलता है, मंत्री जो प्रभारी है वो जिले में जाता है, उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या कार्यकर्ताओं को रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। यदि मैं इसको और बढ़ाऊंगा तो बात बढ़ेगी, अदरवाइज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज नेतृत्व ने ये बैठ करके ये देखा है कि जो हमें काम कर रहे हैं, नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व काम कर रहा है, वो उसकी डिलीवरी नीचे किस तरीके से हो रही है और उसका इम्पैक्ट जनता में और कार्यकर्ता में क्या पड़ रहा है। मुझे लगता है किसी अच्छे संगठन की एक अच्छी बात होती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के बारे में सोचना चालू कर दे, चाहे वो चुनाव के 1.5 साल पहले ही सोचना चालू करे। तो एक बात तो मुझे ये लगती है। दूसरी बात में ये बहुत पॉलिटिकल है, जिसको समझना चाहिए, नहीं समझेंगे और यदि शोर भी करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होने वाला। कांग्रेस जो है वो कभी भी संगठन वाली पार्टी नहीं रहा, कभी कांग्रेस संगठन नहीं रहा। इसलिए ये कहें कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, मुझे लगता है कि शुतुरमुर्ग वाली स्थिति है कि वो अपना सर दे लिया रेत में और बाद में शिकार हो गया। तो कांग्रेस जो है उसके पास अपना एक मतदाता है, देश का बड़ी संख्या का मतदाता जो है वो कांग्रेस के साथ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे छटका तो कांग्रेस कमजोर हो गई। कांग्रेस ना आजादी के बाद से आज तक कभी भी संगठन बना करके चुनाव नहीं लड़ी और संगठन के बेस पे चुनाव नहीं लड़ी, ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। तीसरी बात जो मैंने अभी आपकी इन चर्चाओं से महसूस की है वो ये की है कि लंबे समय सत्ता में रहने से स्वाभाविक नाराजगी होती है। स्वाभाविक नाराजगी को आप कैसे रोक सकते हैं, ये आपको मंथन करना पड़ेगा। आज इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि देश के प्रधानमंत्री को आगे आकर के ये कहना पड़ा कि हमने तो डीजल के भाव और इनके भाव कम कर दिए थे, यानी कि राज्य सरकारों ने नहीं करे जी। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है कि उन्हें ये एहसास हो रहा है कि महंगाई का चैप्टर इतना बढ़ गया है
कि खुद प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। तो ये ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं को आपको तोड़ निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप ये जवाब दे देंगे, जवाब दे करके आप संतुष्ट होकर चले जाएंगे, जवाब दे के आप संतुष्ट होकर चले जाएंगे, लेकिन जनता को संतुष्ट करने में थोड़ी समस्या आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मेरा जो है व्यक्तिगत रूप से ये मानना है, मेरे पत्रकारिता के 30 साल के अनुभव ये है कि जनता केवल आजकल मतदान के समय सीधा सीधा अपना हिसाब चुकता कर लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगी या भाजपा के विरोध में जाएगी, नहीं, लेकिन जो मुद्दे हैं उनको एनालिसिस करना होगा, पक्ष को भी और विपक्ष को भी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, डॉक्टर दिव्या, महंगाई मुद्दा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अभी अगर देखा जाए तो इसे जनता से सीधे कनेक्ट करने के लिए कांग्रेस भी काफी कोशिश कर रही है और इस पर बार बार बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव के वक्त के अगर हम मुद्दों को देखें, उपचुनाव के मुद्दों को देखें, उसकी तासीर अलग अलग होती है। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि उपचुनाव की भले ही हम बार बार बात करें, उसके रिजल्ट्स की बार बार बात करें, लेकिन विधानसभा चुनाव की बात करें और फिर 2018 की बात करें, तो कांग्रेस जिस तरीके से मेहनत कर रही है, भारतीय जनता पार्टी बैठकें कर रही है, और जैसा कि सुरेश जी ने कहा कि संगठन कभी नहीं रहा, लेकिन मतदाता उसके पास भी है। तो ऐसे में आपको और ज्यादा सोच विचारने की जरूरत है कि जो जनता के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी से जुड़े हुए, उस पर सरकार में रहते हुए अभी कैसे काम करेंगे आप? नाज़रीन जी, मैं आज सुरेश जी की बहुत बातों से बहुत ही प्रभावित इसलिए हो रही हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए। एक तो ये कि देखिए, अगर हम बैठक कर रहे हैं और बैठक करके उन पर मंथन और आत्मचिंतन हो रहा है, तो उससे दो चीजें निकल कर आती हैं कि किसी भी पार्टी को अपना सोशल ऑडिट तो करना ही चाहिए। सोशल ऑडिट करने का अर्थ ये होता है कि आपने जब तक अपनी कार्य पद्धति, कार्यशैली और कार्य कहाँ तक पहुंचा, अगर उसका आकलन नहीं करा तो वो आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए कि बहुत जरूरी है कि इस चीज का आकलन होना ही चाहिए, और ये हमारी पार्टी में होता आ रहा है और होता है, और ये लगातार प्रक्रिया चलती है। तो एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जैसा ये कहा गया कि एक कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की एक महीन रेखा होती है। कॉन्फिडेंस है कि हाँ, हम प्रभावशाली पार्टी है। कॉन्फिडेंस है कि हमने जनता तक हमारी बात गई है। कॉन्फिडेंस है कि हाँ, हम जीतने की कगार पर हैं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अगर होगा और हम बैठक नहीं करेंगे और तैयारी नहीं करेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस ना आके सोशल ऑडिट करना, ये अपने आप में एक पार्टी की, एक अच्छी पार्टी की निशानी होती है, जिसको लेकर ये बैठकें हो रही है, जिनको हम चिंतन बैठक भी कहते हैं, क्योंकि हमको चिंतन करना होगा कि हम आगे कैसे चल रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मुद्दे। अगर हम मुद्दों पर आते हैं तो कुछ समस्या अभी जो है, जो वैश्विक समस्या है, जो ग्लोबल समस्या है, उसको हम अभी लोकल समस्या माने और लोकल समस्या मान के चले तो वो भी हमारे लिए कुछ थोड़ा सा सोचने का कारण होगा। क्योंकि ग्लोबल समस्या है, अभी हम जो युद्ध के कारण हो रहा है या जो कोरोना की महामारी के कारण हो रहा है, जो बहुत कुछ वर्ल्ड ओवर सिनेरियो सारा का सारा चेंज हुआ है, उसके कारण जो महंगाई का स्तर बढ़ा है या दर बढ़ा है, वो उसके कारण बढ़ा है। लेकिन बहुत जल्दी उन समस्याओं का भी समाधान होकर फिर वापस वो डिक्लाइन पर आएगा। लेकिन डॉक्टर दिव्या, अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे, अभी जब कुछ राज्यों में चुनाव थे तब पेट्रोल के दाम कम रहे, थमे रहे, और उसके ठीक बाद ये हुआ कि अब थोड़े धीरे धीरे दामों में इजाफा हो जाएगा। फिर वही देखने को भी मिला। ठीक है, आप अपनी बैठकों में चिंतन कर रहे हैं, आप मंथन कर रहे हैं, आप युद्ध का भी हवाला दे रहे हैं, आप दूसरी चीजों की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच भी तो ये समझ बढ़ रही है। जनता भी तो ये देख रही है और समझ रही है कि अगर राज्य सरकारें वैट घटा के या किसी और माध्यम से अगर वो कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो थोड़ी राहत दी जा सकती है। जब खुद प्रधानमंत्री इस पर बात कर रहे हैं तो फिर राज्य सरकारों को भी बात करनी होगी, वो चाहे कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो। तो आपको नहीं लगता कि ऐसा कोई जरिया निकालना होगा ताकि जनता को राहत मिले? देखिए, वो तो जो प्रश्न उन्होंने उठाया था, वो प्रश्न इतना वाजिब था, क्योंकि जब हम जीएसटी काउंसिल के पास ये गए थे बात को लेके कि क्या हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंदर लाना है या नहीं लाना है, तब हैरानी की बात यह है कि सारे कांग्रेस शासित प्रदेशों ने मना कर दिया था कि हम उसको नहीं लेकर आएंगे। और आज वही अगर उंगली उठा के बात करेंगे तो फिर तो बहुत ही हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी। और इस तरह से जब ये बात आई तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आप क्रिएट करें, फिर वही बात आती है कि आप भ्रम की राजनीति करेंगे, तो फिर भ्रम की राजनीति तो ठीक राजनीति नहीं होगी। पूछ लेती हूँ अजीत जी, कौन भ्रम की राजनीति कर रहा है? सबसे तो पहले मैं दिव्या जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगा हाथ जोड़ के कि उन्होंने जो महंगाई है उसके लिए युद्ध को जिम्मेदार ठहराया, नेहरू जी को नहीं ठहराया।
उसके लिए आदरणीय दिव्या जी का बहुत बहुत आभार है। नहीं तो ये महंगाई के लिए गैस सिलेंडर जो 1000 के पार कर दिया, उसमें भी कहीं नेहरू जी का दोष ना आ जाता। उसके लिए धन्यवाद। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। नाज़नीन जी, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारियों से भगती है। आदरणीय सुरेश जी बैठे हैं, आप देखिए कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री, आज WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अगर मध्य प्रदेश और देश में आंकड़े बताए हैं मौतों के, तो उसके ऊपर WHO की प्रासंगिकता पर ही सवाल उठा दिए मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने। अरे भाई, अपनी जिम्मेदारी समझो, अपनी गलती हुई हो उसको रियलाइज करो। पूरी जनार्दन को क्या मूर्ख समझ रखा है आप लोगों ने कि भाई WHO क्या है, वो अंतरराष्ट्रीय साजिश है। अरे ये क्या तरीका है? आप अपनी जिम्मेदारियों से कब तक भगोगे? और आप जिम्मेदारियों से भग के लोगों को गुमराह करके वोट लेते जा रहे हो और उसका खामियाजा मध्य प्रदेश से लेके पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आदरणीय नाज़नीन जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात है, आप देखिए आज ही इनके प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव जी ने ट्वीट किया, जबकि आदरणीय मुरलीधर राव जी ने आज ही प्रदेश प्रभारी ने भारतीय जनता पार्टी के ट्वीट किया। और वो ट्वीट कब किया? जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता महाराजा ग्वालियर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भोपाल के मकान में गृह प्रवेश किया। और प्रदेश प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के ट्वीट के माध्यम से कहते हैं, ना महाराज शाही चलेगी, ना लोकशाही चलेगी, अब सेवाशाही चलेगी। अरे आज ऐसा क्या हो गया था मुरलीधर राव जी कि महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपना गृह प्रवेश किया भोपाल में, आपने इस तरीके का ट्वीट कर दिया? तो ये भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी जो अंदरूनी खदक रही है, वो उसका परिणाम है, उसका परिणाम ये ट्वीट है। तो भारतीय जनता पार्टी, मैं समझ लेती हूँ हमारे साथ सुरेश जी हैं कि वाकई क्या भारतीय जनता पार्टी में भी किसी तरह की गुटबाजी है, क्योंकि बैठक के बाद जिस तरीके से अगर हम बात करें, कैलाश विजयवर्गीय परिवारवाद को लेकर बयान देते हैं और अलग नेता भी इसी पर बात करते हुए नजर आते हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर गुटबाजी चल रही है। सुरेश जी, आप कितना समझ पा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की गुटबाजी तो जाहिर हो जाती है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर नजर आ जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जितना दिखता है उससे ज्यादा छुपा हुआ रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में छुपा कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है आमने सामने बिल्कुल साफ साफ है। जहां तक गुटबाजी का प्रश्न है, तो नाज़नीन जी, आज के बाद जब भी हम राजनीतिक समीक्षा करें तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि राजनीति का मतलब ही गुटबाजी होता है। आज यदि आप अपना समूह तैयार नहीं करेंगे, अपना गुट तैयार नहीं करेंगे, तो 4 दिन भी राजनीति में नहीं टिक सकता। इसलिए राजनीति में गुटबाजी होती है। और जितने बड़े शीर्ष स्तर पर चले जाते हैं, आप चाहे गुटबाजी आप उसे ठीक मानते हैं? कांग्रेस में जो गुटबाजी है, फिर आप उसे ठीक मानते हैं कि होने चाहिए गुट? अजीत जी, आऊंगी आपके पास। सुरेश जी की बात गुटबाजी पर आधारित रही है। कांग्रेस में मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि 30 साल से मैं देख रहा हूँ। सिंधिया जी ग्वालियर अंचल के नेता होते थे, दिग्विजय सिंह जी अपना क्षेत्र है, कमलनाथ जी का अपना क्षेत्र था, शुक्ल बंधुओं का अपना क्षेत्र था, सुभाष यादव जी ने निमाड़ में हस्तक्षेप करके अपना क्षेत्र डेवलप किया और अपने अपने क्षेत्र के लोग जिता के लाते थे। इन्हीं के कहने पर टिकटें मिलती थी। जब से कांग्रेस कमजोर हुई है, जब एक क्षत्रप ने दूसरे क्षत्रप के क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू किया है, तब से कांग्रेस कमजोर हुई है। कांग्रेस का जो हाईकमान है वो नेतृत्व क्षमता खोता चला गया, तब जाकर के कांग्रेस कमजोर हुई है। तो कांग्रेस का बारे में मेरी अवधारणा बहुत अलग है। जहां तक परिवारवाद का प्रश्न है, तो नाज़नीन जी, मेरा जो सोच है मैं बता रहा हूं, किसी को जमे अच्छा लगे न लगे, यदि पिताजी के स्थान पर बेटा विधायक बनता है, ये परिवारवाद नहीं है। परिवार की बात यह है कि पार्टी का मुखिया मुलायम सिंह रहेगा, फिर मुलायम सिंह का बेटा रहेगा, फिर मुलायम सिंह का पोता रहेगा। ये परिवारवाद है। आप पूरा संगठन नहीं चला सकते। सीट के ऊपर तो काम करने वाला आदमी चुनाव लड़ेगा ही। तो ये इस दोनों में परिवारवाद और वंशवाद दोनों का एक परिभाषा अलग है। इसको हमें समझना पड़ेगा राजनीति में। क्योंकि ये मान लो अजीत जी आज राजनीति कर रहे हैं, तो इनके बेटे को आप कैसे कहोगे कि ये दुकान खोल करके बैठ जा परचूनी की तू, या मैं पत्रकारिता कर रहा हूं तो मैं मेरे बेटे को कैसे कह दूंगा कि तू पत्रकारिता मत कर, परचूनी की दुकान खोल करके बैठ जा, या साइकिल सुधारने लग जा, या किसी जगह इंजीनियर बन जा करके। तो जो जिस प्रोफेशन में काम करते हैं वो उसी प्रोफेशन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें एटमॉस्फेयर मिलता है। तो ये वंशवाद नहीं है। ठीक है, क्योंकि वक्त घटता जा रहा है। डॉक्टर दिव्या, नेता पुत्रों को टिकट नहीं दिया जाएगा, इस तरीके की बात सामने आ रही है, लेकिन सुरेश जी एक अलग परिभाषा दे रहे हैं कि वक्त की कमी है, मुझे तीनों को थोड़ा थोड़ा समय देना है। डॉक्टर दिव्या। नाज़नीन जी, आज एक नई परिभाषा देखने को मिली सुरेश जी के माध्यम से
लेकिन देखिए प्रधानमंत्री जी ने इस बार तो एक आदेश, तो इसको हम आदेश तो नहीं कहें लेकिन उसको एक तरह का हम एक डिक्टम कहें, उन्होंने एक जाहिर तो करा ही है कि उससे क्या होता है कि नए कार्यकर्ता जो काम करने में लगे हुए होते हैं उनको बढ़ावा नहीं मिलता है। इसलिए इस बात को लेकर उन्होंने ध्यान दिया कि कम से कम नए कार्यकर्ता जुड़ते चले जाएं, नया ब्लड, फ्रेश ब्लड आए और काम करे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कि जो काम कर रहा है और उसको काम करते हुए अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जो कांग्रेस की हर एक चीज का हम आज दिन तक विरोध करते आ रहे हैं, या जैसा कि मुलायम सिंह जी की पार्टी क्या का बड़ी वजह यही है नेता पुत्रों को टिकट ना देने की? भले वो मेहनत कर रहे हो, फील्ड में बने हुए हो, बावजूद इसके, क्योंकि कांग्रेस को देखते हुए आप नहीं चाहते कि ऐसा कोई आरोप आपकी पार्टी पर लगे? नहीं, उसके, हाँ एग्जैक्टली, उसके कुछ इक्वेशन जरूर तय करने होंगे, लेकिन परिवारवाद को बढ़ावा देना भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी में चलिए ठीक है। देखिए अजीत जी, लब्बे लुआब है वोट, सब कुछ वोट के वास्ते हो रहा है, चाहे आपकी बैठकें हो, चाहे आपने पद अलग कर दिए हो, छोड़ दिए हो, नए लोगों को जिम्मेदारी दी रही हो, लेकिन बात यही है कि वोट चाहिए। बीजेपी ने तो टारगेट सेट कर दिया है, आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से क्या टारगेट है? देखिए, हमारे जो साथियों ने कहा कांग्रेस गुटबाजी, कांग्रेस में आज कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी छोड़ दीजिए सर, वक्त नहीं है। टारगेट क्या है कांग्रेस का 2023 को लेकर? मेरी एक मिनट, कांग्रेस के सारे नेता कार्यकर्ता ने घोषणा कर दी कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और उनको 2023 में मुख्यमंत्री बनाना। जहां तक हमारी भारतीय जनता पार्टी की मित्र परिवारवाद की बात कर रहे, 1.5 सैकड़ा नाम गिना दूंगा, किसी दिन परिवारवाद पे डिबेट होगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। उसके लिए फिर किसी और दिन का इंतजार करेंगे। तीनों का बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, वोट के वास्ते कसरत करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि ये बैठकें किसको अपने मकसद में कितना कामयाब दिला पाती हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।